नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? सर्वे विधि तक हमने पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ लिया था? सर्वे विधि तक। अब देखिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षण। क्या पढ़ेंगे? मनोवैज्ञानिक परीक्षण, कि भाई मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार से लिए जाते हैं, इनके क्या मापदंड वगैरह होते हैं, वगैरह वगैरह सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो कोई भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण है वो किस लिए बनाया जाता है? तो ये मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करने के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करने के लिए। क्या करेंगे? इनसे मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करेंगे। और साथ ही साथ ऐसे जो परीक्षण बनाए जाते हैं वो पर्टिकुलर कोई विषय विशेषज्ञ होता है, अर्थात कोई मनोवैज्ञानिक होता है, वही इस परीक्षण को बनाता है। ये नहीं कि कोई भी उठ कर बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं। कोई मनोवैज्ञानिक आदमी खुद और या फिर कोई साइकोलॉजिकल स्पेशलिस्ट वगैरह होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। और ये एक मानकीकृत प्रक्रिया होती है पूरी की पूरी, मतलब ये सब काम इसमें स्टैंडर्ड होता है। समझ गए? ये नहीं कि ऐसे ही बना दिया इसको जैसे तैसे, नहीं। मानकीकृत मतलब ये मानक होते हैं, इसके कुछ निश्चित मानक होते हैं, अर्थात निश्चित मापदंड होते हैं। उन मापदंडों पर ये जो टेस्ट होता है, ये परीक्षण होता है, वो क्या उतरना चाहिए? खरा उतरना चाहिए। मतलब जो वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता आदि का इसमें क्या रखा जाना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। समझ गए आप? तो ऐसे होते हैं, इनको बोलते हैं आपके मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ठीक है विद्यार्थी। साथ ही साथ ये तो होने चाहिए मानक, मतलब मापदंड हैं वो, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता आदि तो होनी चाहिए। साथ ही साथ आयु समूह का भी ध्यान रखा जाता है कि भाई कौन से आयु समूह के लिए हम जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण बना रहे हैं, तो इसको भी ध्यान में रखा जाता है। अब मनोवैज्ञानिक गुणों का हम मापन कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक गुण कौन से? मान लो बुद्धि, व्यक्तित्व, समायोजन आदि का हम क्या करेंगे? उनके परीक्षण करेंगे। तो उन परीक्षणों को, जो परीक्षण बनाएंगे, तो हम ये तो ध्यान में रखेंगे ना कि ये कौन से आयु वर्ग के बना रहे हैं, कोई बाल्यावस्था का है, कोई किशोरावस्था का है, किस बालक के लिए बना रहे हैं, इस चीज का भी क्या रखा जाता है? ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब देखो, परीक्षण बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेकर बैठे तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि हम किस मनोवैज्ञानिक गुण का मापन करने जा रहे हैं। जैसे मान लिया बुद्धि का बना रहे हैं, तो सबसे पहले बुद्धि। अब विषय विशेषज्ञ तो होगा ही, साथ कोई विषय विशेषज्ञ साइकोलॉजिस्ट बैठा है परीक्षण बनाने के लिए, तो वो मापदंडों का ध्यान रखेगा ही, वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता, ये क्या है इसको भी मैं समझा दूंगा। और साथ ही ध्यान में रखेगा कि भाई किस आयु समूह के लिए हम बना रहे हैं। जैसे 15 से 17-18 वर्ष के बालकों के लिए हम क्या बना रहे हैं, जो परीक्षण है वो हम क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले वो पद लेखन का कार्य करेगा। पद लेखन, तो पद लेखन क्या है? पद को ऐसे समझना, पर्सन, भाई टर्म्स बनाएगा कुछ कुछ। पद को आइटम भी लिखा हुआ आपको मिलेगा इंग्लिश में, ठीक है। मतलब पहले पर्सन बनाना शुरू किया कि भाई ऐसे ऐसे पर्सनों के माध्यम से या इन इन चित्रों के माध्यम से उनका क्या करेंगे? हम जो बुद्धि का परीक्षण करेंगे। मतलब परीक्षण के लिए निर्माणकर्ता सबसे पहले क्या करता है? पद बनाता है कि भाई इनके माध्यम से हम क्या करेंगे? जो टेस्ट है उसको अंजाम देंगे, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? जब भी पद लिखेगा, पर्सन बनाएगा, तो वो जितने उसको पद बनाने वो तय करेगा कि भाई 15-20 पर्सनों के माध्यम से मैं इसके बुद्धि का परीक्षण कर लूंगा। तो उसे बनाने कितने होंगे? उसे लगभग 40 पर्सन बनाने होंगे। मतलब वो लगभग दुगुने पद लेके चलेगा। क्यों लेके चलेगा? क्योंकि मान लो उसके बाद में उसे लगे कि भाई इस पद में कुछ जटिल, कुछ अस्पष्ट पर्सन भी बन गए हैं, या कुछ ऐसे पर्सन बन गए हैं जो वैध नहीं है। वैध का मतलब क्या होता है? वैधता मतलब ये होता है कि हम जिस चीज के लिए परीक्षण बना रहे हैं, यदि वे चीज, वो परीक्षण उसी मनोवैज्ञानिक गुण का, जैसे बुद्धि के लिए बनाया और बुद्धि का ही परीक्षण कर रहा है, तब हम उसको बोलेंगे वैध। अब मान लो आपने बुद्धि के 40% बना लिए और उसमें से 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जो उसके व्यक्तित्व का परीक्षण कर रहे हैं, तो अब वो व्यक्तित्व का परीक्षण कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये परीक्षण कैसा नहीं हुआ? वैध नहीं हुआ। तो जो क्वेश्चन वैध नहीं हो वो हटा दे, जो जटिल हो वो हटा दे, जो अस्पष्ट हो उनको भी क्या कर दे? हटा दे, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं? दुगुने पर्सन बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, उनका मानकीकरण एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। आपको लग रहा होगा कि आसान है, ये आसान काम नहीं होता, एक जटिल कार्य होता है।
समझ गए क्यों? क्योंकि इसमें मतलब वेदता, वस्तुनिष्ठता, सभी का मतलब मापदंडों का सबका क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है। ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी इसमें कि भाई वेदता क्या होती है, वस्तुनिष्ठता क्या होती है, विश्वसनीयता क्या होती है। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। ठीक है। तो इतना जो हमने अभी पढ़ा है इसको एक बार नोट्स में पढ़ लें। देखो, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट। विभिन्न मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाए जाते हैं, जैसे बुद्धि हुई और व्यक्तित्व हुआ, समायोजन हुआ। तो इनको जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाते हैं। और ऐसे परीक्षण विषय विशेषज्ञ अर्थात जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा मानकीकृत प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। अर्थात एक निश्चित प्रक्रिया होती है, निश्चित मापदंडों के अनुसार इसको बनाया जाता है। सबसे पहले यह निर्धारित किया जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक गुण के मापन के लिए परीक्षण बनाना है। जैसे मान लो हमने तय किया कि व्यक्तित्व को लेकर क्या बनाना है, परीक्षण बनाना, तो सबसे पहले टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। साथ ही एज ग्रुप का भी ध्यान रखेंगे कि भाई किस आयु के बालकों के लिए बनाया जा रहा है। परीक्षण है वो निर्माणकर्ता द्वारा पद प्रश्न लेखन का कार्य किया जाता है। ठीक है। तो परीक्षण निर्माणकर्ता जो साइकोलॉजिस्ट होगा, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा, वो सबसे पहले पद लेखन का कार्य करेगा और जितने पदों का परीक्षण बनाना चाहता है उससे दुगुने लगभग डबल पद लेके चलेगा। ठीक है। और देखो फिर वो उन पदों का विश्लेषण करेगा। जैसे 40 क्वेश्चन में मान लो 20 क्वेश्चन बच्चों को दिए और बच्चों ने क्या किया, उनका जवाब दे दिया, तो वो उसके बाद में क्या करता है, मतलब उनका क्या करता है, विश्लेषण करता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये पद विश्लेषण क्यों लिखा है, यहाँ लिखने का उद्देश्य ये है कि भाई उसने जैसे दुगुने पद ले लिए, जैसे उसको 20 क्वेश्चन देने थे टेस्ट में, उसने 40 दे दिए। अब वो क्या करेगा, उसमें से उन पदों का विश्लेषण करेगा, उन प्रश्नों को सबको देखेगा, तो वो पाएगा कि इसमें कुछ प्रश्न जटिल हैं, कुछ अस्पष्ट हैं, साथ ही कुछ प्रश्न अवैध हैं। मतलब वो व्यक्तित्व की जानकारी ना लेकर कुछ है वो बुद्धि की जानकारी ले रहे, तो उनको बोलेंगे अवैध प्रश्न। उन प्रश्नों को वो क्या कर देगा, हटा देगा। ठीक है। और सभी पदों की कठिनता स्तर और विवेदनकारिता की भी जांच की जाती है कि भाई ये ज़्यादा कठिन तो नहीं है। ऐसे नहीं कि 15-16 वर्ष वाले बच्चों के लिए टेस्ट बना रहे हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए जिनका स्तर है वो 20 साल के बच्चों का है, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। और विवेदनकारिता का गुण ये होता है कि मान लो आपने कोई टेस्ट बनाया और उसमें ऐसे क्वेश्चन दिए कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है। ठीक है। तो राजस्थान की राजधानी नाम आगे लिखो, खाली जगह दे दी। अब सभी को मालूम है कि जयपुर भरना है, सभी ने भर दिया, तो अब ये टेस्ट विवेदनकारी नहीं हुआ। समझ में आई बात? जैसे इस बार अपने क्या हुआ, रीट का एग्जाम हुआ, तो पिछली बार रीट का जो एग्जाम हुआ उसमें साइकोलॉजी आई थी, वो एक लेवल की साइकोलॉजी आई थी जिसका पूरा डीपली कंसेप्ट क्लियर था ना, वही बच्चा है वो क्या कर पा रहा था, क्वेश्चन अटेंड। लेकिन इस बार जो साइकोलॉजी का पेपर आया वो स्तरहीन पेपर था, उसका कोई स्तर नहीं था। तो सब लोगों के नंबर देखो, 24, 25, 26, 27, 24, 25, 26, 27, जो देखो ऐसे नंबर 28, 29, 30 भी है। ठीक है। मतलब 24 से ऊपर नंबर हैं मोस्टली, यहाँ पर खूब मिल जाएंगे 26, 27, 28, 26, 27, 28, 26, 27, 28। तो ये क्या है, ये कम विभेदकारी है। आप 10 क्वेश्चन दिए आपने 7वीं की क्लास में, पूरे ही एकदम इजी क्वेश्चन, आपकी क्लास में 20 बच्चे थे, 20 के 20 ने करके दे दिए, लो सर। अब आपको पता ही नहीं चला कि कौन सा बच्चा है वो इंटेलिजेंट है, कौन डल है, कौन एवरेज वगैरह, आपको कुछ हवा ही नहीं लगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका टेस्ट है वो विभेदनकारी नहीं है। तो इस गुण का भी क्या किया जाता है, जांच की जाती है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का मानकीकरण एक जटिल प्रक्रिया होती है, नो डाउट ये प्रक्रिया है तो जटिल तो है ही ऑब्वियसली। ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत परीक्षण की वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता तथा मानकों का भी क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। ठीक है। अब ये वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता क्या होती है? वैधता किसे कहते हैं? यदि हम जो टेस्ट बना रहे हैं वो उसी मनोवैज्ञानिक गुण, अर्थात जैसे हम व्यक्तित्व का मापन करना चाह रहे हैं। ठीक है। किसका मापन करना चाह रहे हैं? व्यक्तित्व का मापन करना चाह रहे हैं, तो जिसके मापन के उद्देश्य से परीक्षण का निर्माण किया जाता है वही परीक्षण क्या माना जाता है, वैध माना जाता है। जैसे मान लो आप व्यक्तित्व का परीक्षण करना चाहते हो और आपने जो टेस्ट बनाया वो व्यक्तित्व का ही परीक्षण कर रहा है, तो वो टेस्ट आपका कैसा है, वैध है। आगे बात समझ में, मतलब उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है।
वस्तुनिष्ठता क्या होती है? वस्तुनिष्ठ जैसे प्रश्न आते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये आपके ध्यान में रहेगा तो आपकी ये वस्तुनिष्ठता क्लियर हो जाएगी। इसका अर्थ है कि परीक्षण के किसी प्रकार के पक्षपात तथा आत्मनिष्ठता के मुक्त रहने से है। कैसे? आत्मनिष्ठ का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करना। जैसे आपने एक सब्जेक्टिव पेपर लिया, 5 नंबर का एक क्वेश्चन था, एक पूरा पेज भरा हुआ था। हो सकता है आप उसमें 3.5 नंबर दो, मैं उसमें 4 दूं और कोई भाई साहब उसमें 4.5 दे दे। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आए तो वो 3 दे दे, कोई बहुत दिलदार आए तो वो 5 दे दे। तो अब ये क्या है? आत्मनिष्ठ हो गया, मतलब अलग अलग पर्सन पर डिपेंड कर रहा है। आप किस हिसाब से मार्किंग कर रहे हो, मैं किस हिसाब से मार्किंग कर रहा हूँ। लेकिन मान लो मैंने कोई वस्तुनिष्ठ पेपर बनाया, उसमें एक क्वेश्चन दिया, ऑप्शन है डी। अब डी भरा तो आप 1 नंबर दोगे, मैं भी 1 दूंगा और आने वाले सभी 1-1 देंगे। और यदि उसने सी भर दिया तो कोई गुंजाइश नहीं है, सब क्या देंगे? 0 देंगे ऑब्वियसली। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण ऐसा परीक्षण होता है कि जिसमें पक्षपात की कोई संभावना नहीं है, इसमें पक्षपात की कोई संभावना नहीं है, इसमें पक्षपात किया जा सकता है। और आत्मनिष्ठता से मुक्त है, तो देखो ये आत्मनिष्ठता से मुक्त है, इसमें पर्सन टू पर्सन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि इसमें फर्क पड़ रहा है। तो ये होती है वस्तुनिष्ठता। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि समय सबका कीमती होता है। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, फालतू के चक्कर कुछ नहीं। समझ गए? आपको बहुत डिटेल से यही समझाते रहे हैं बहुत देर तक कि भाई वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ। अब देखो विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होती है कि किसी परीक्षण को तब विश्वसनीय माना जाता है जब उस परीक्षण को एक से अधिक बार क्रियान्वित करने पर अंकों में बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। मान लो नॉर्मल परिवर्तन हो सकता है कंडीशन के हिसाब से, लेकिन बड़ा परिवर्तन नहीं हो। जैसे मान लो आपने घर पे एक वेट तोलने की मशीन लेके आए, आप उस पर पहले चढ़े तो मान लो आपका वेट आया 79.500 ग्राम। फिर थोड़ी देर बाद में और चढ़े, तब आया 79.600। फिर चढ़े तो आया 79.450। तो ये परीक्षण कैसा है? विश्वसनीय है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन मान लो आप उस पर चढ़े और वेट आया आपका, पहले आया 80 kg, फिर आया 85 kg और फिर आ गया 90 kg। तो क्या ये विश्वसनीय है? क्या ये विश्वसनीय नहीं है? क्यों? क्योंकि उस परीक्षण को एक से अधिक बार क्रियान्वित करने पर अंकों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। ये विश्वसनीयता कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः तो 2 प्रकार की होती है, और वैसे आपको कहीं कहीं 3 प्रकार भी देखने को मिलेंगे। तो देखो पहली विश्वसनीयता है परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता। इसमें क्या होता है कि एक परीक्षण को एक बार क्रियान्वित करने के बाद कुछ समय अंतराल के पश्चात पुनः उसी प्रतिदर्श पर क्रियान्वित किया जाए और उन दोनों बार के आंकड़ों की संबंधता को जांचा जाता है, तब वह परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता कहलाती है। तो ये कथा वही है जो मैंने अभी गाई है। ठीक है, अब देखो परीक्षण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता और ये समांतर रूप विश्वसनीयता। तो अब इनके नाम ही बहुत हैं, आप याद रखो तो, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, आप भी साथ साथ में पढ़ो इसको। ठीक है, अब देखो समांतर रूप विश्वसनीयता क्या है। इनमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, आप समझना कि ये कैसे। समांतर रूप विश्वसनीयता में क्या किया जाता है कि निर्मित किए गए परीक्षण के 2 समानांतर रूप बनाए जाते हैं। ठीक है, समानांतर रूप मतलब जैसे एक परीक्षण बनाया, उसके जैसा जैसा उससे मिलता जुलता ही कोई दूसरा क्या बनाया परीक्षण, मतलब वो भी सेम तरीके की लगभग रीडिंग ले रहा है, उसका थोड़ा सा पैटर्न क्या है अलग है। तो 2 बना दिए। अब देखो, और फिर एक ही समय उन दोनों समांतर रुचि परीक्षणों का क्रियान्वयन किया जाता है। फिर एक ही टाइम पर उन दोनों के क्या लिए जाते हैं? परीक्षण लिए जाते हैं। ठीक है, और इन प्राप्त आंकड़ों के दोनों समुच्चयों की तुलना की जाती है। फिर इन दोनों का क्या करेंगे? हम कंपेरिजन करेंगे, कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन किया जाता है, यदि इनमें संगतता पाई जाती है, मतलब सिमिलरिटी पाई जाती है यदि इनमें, तब तो मानेंगे कि विपर्सन क्या है, जो परीक्षण है वो कैसा है? विश्वसनीय है, अन्यथा विश्वसनीय नहीं। आई बात समझ में? कैसे? देखो जैसे यहां पर एक टेस्ट लिया, अब इससे मिलता जुलता ही टेस्ट बनाना है। ठीक है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये मिलते जुलते ही क्वेश्चन है। मान लो कि ये बुद्धि से रिलेटेड कुछ पूछा, 10 क्वेश्चन पूछे, और यहाँ पर भी बुद्धि से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे।
ये क्वेश्चन इन क्वेश्चन से भिन्न है, लेकिन है बुद्धि की और समान स्तर के हैं। अब इनमें जो कितने परसेंट उसने सही बताए, कितने का रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, और इसमें कितनों का रिजल्ट पॉजिटिव है, इन दोनों में सिमिलरिटी देखी जाती है ना, वो होता है समांतर रूप विश्वसनीयता। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे है सम विषम विश्वसनीयता। देखो ये पीडीएफ थोड़ी सी खराब आ गई। सम विषम विश्वसनीयता, इसमें क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ देता हूं। आप देखो, जब कोई परीक्षण सजातीय होता है तब उस परीक्षण में सम तथा विषम दोनों पदों को अलग अलग कर परीक्षण को पूरे कोई दो रूपों में बांटा जाता है और उसके बाद समांतर रूप की विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है। मान लो कोई परीक्षण क्या है, सजातीय, मतलब एक ही चीज को लेकर है, तो उसमें जो सम पद होंगे उनको और जो विषम पद होंगे उनको, उन दोनों को क्या कर लिया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है, और फिर उनमें क्या की जाती है, इन सम वालों को मतलब इनकी टेस्टिंग की जाएगी और विषम वालों की टेस्टिंग की जाएगी। अब ये परीक्षण क्या है, सजातीय है। परीक्षण सजातीय मतलब एक ही टॉपिक को लेकर लिया जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ पदों को अलग छांट दिया, सम पदों को, और विषम को अलग छांट दिया। अब उन दोनों का परीक्षण किया जा रहा है और इनमें जो आपस में सिमिलरिटी आ रही है उसके आधार पर इसकी क्या की जाती है, पहचान की जाती है, इसका परीक्षण किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें समांतर रूप की विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है, अर्थात इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आपको यदि ये पीडीएफ प्राप्त करनी है तो इन नंबर पर आप मैसेज कर देना, और टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उससे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सभी वीडियो लेक्चर और साथ ही साथ उनकी पीडीएफ भी उपलब्ध है। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।